बात कर रहे थे कि किस तरह से आस्क मी बाजार का विवाद और भी गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर आज भी वेंडर्स और कंपनी मैनेजमेंट के बीच काफी रोष देखने को मिला। वेंडर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नकदी की किल्लत से जूझ रहे कंज्यूमर्स इंटरनेट सर्च प्लेटफॉर्म askme.com ने बाजार बंद करने का फैसला लिया था और इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहे थे कि एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया गया है। करीब 4,000 एम्प्लॉयज हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर हमने askme.com के भी लोगों से बात करने की कोशिश की है। वहाँ पे मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, उन्हें फ़ोन किए, ईमेल किए और आपको बता दें कि हमारे पास कोई भी उनका जवाब नहीं आया है। और फिलहाल एक बार आप अपने व्यूअर्स को बता दें कि एक बार फिर हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क जो है वो सध नहीं पा रहा है और कोई जो है जवाब नहीं आ रहा है। तो देखा आपने कि कोई भी जवाब नहीं आ रहा। इस तरह से हम बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैसेजेस भी छोड़ रहे हैं, ईमेल भी किए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा। शायद askme.com जो है अपनी तरफ से कोई भी फिलहाल अभी जवाब देना नहीं चाहता है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल है। हमारे साथ नवनीत हैं, मुकेश पॉल है, राहुल त्यागी हैं जो कि वेंडर हैं, उसके अलावा हमारे साथ राधिका अरोड़ा और नीरज हैं जो कि एम्प्लॉयज हैं। सबसे पहले नीरज, अब आपके पास आना चाहूंगी, क्या सैलरी आपको आपकी मिल रही है, चाहे वर्क फ्रॉम होम का फरमान जारी कर दिया गया? हम लोग को जुलाई की सैलरी अभी तक नहीं मिली है और अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग को जुलाई अगस्त का पे आउट होना चाहिए। तो जुलाई की आपको सैलरी नहीं मिली और अगस्त इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, तो अब आपको लगता है कि मिलेगी? हम लोग को उम्मीद तो है, मिलनी चाहिए। राधिका, आप लोगों ने बात की है मैनेजमेंट से इस बारे में कि आपकी सैलरीज नहीं आई हैं? जी, सबको पता ही है मैनेजमेंट को बेसिकली सैलरीज नहीं आई है। सब एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं, तो यही बोला है कि मिलेंगी, थोड़ा टाइम। 2 दिन पहले इसमें आपको बताया था, हम लोग अपने HR हेड से मिले थे और CFO से मिले थे। दे हैव अश्योर्ड कि इट विल टेक अनदर 7 to 10 days, बट वी आर नॉट श्योर, क्योंकि हम लोगों को पता लगा 31 अगस्त माइट बी द लास्ट डे ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो दैट्स व्हाट वी आर इन हरी कि कुछ होना चाहिए, एटलीस्ट पे आउट्स होने चाहिए। जी। अब आप नवनीत, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप लोग जो हैं काफ़ी समय से askme.com के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना कुछ हो रहा था कंपनी में, क्या आपको कुछ पहला अंदेशा नहीं लग पाया था कि ये सब क्या चल रहा है कंपनी में? मैम, हमें हमेशा यही बोलते थे कि थोड़ा सा डिले पेमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क करते गए कि अभी थोड़ा सा आप वक्त दो, थोड़ा सा पेमेंट दिवाली के अकॉर्डिंग लग गया था एक्स्ट्रा, बट वो हमें आपको पेमेंट क्लियर कर देंगे। बट लास्ट मोमेंट में एकदम ही साइट क्लोज कर दी गई, कोई रिप्लाई प्रॉपर नहीं, तो एकदम ऑफिस क्लोजेस, तो ये इशू आ गया हमें इतना बड़ा। हमारे साथ कुणाल भी जुड़ रहे हैं जो कि वेंडर है askme.com के साथ ही। कुणाल, आपके पास आना चाहूँगी, जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी उठापटक हो गई, आप लोगों का इतना बकाया रकम नहीं अब तक दिया गया है, क्या आपने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की है इन दिनों जब से ये सब हुआ है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दे दिया है और उसके बाद जो है अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली हम तो गुड़गांव भी रेगुलर जा रहे हैं हर जगह, लेकिन इनके मैनेजमेंट हमसे ढंग से बात ही नहीं करती। उनके बिहेवियर से तो लगता है कि वो पेमेंट देना ही नहीं चाहते हैं। जी, हम इतने दिनों से रोज़ हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, जबकि हमने सारा माल टाइम टू टाइम सब डिस्पैच करा है, लेकिन हमारी पेमेंट फिर भी नहीं मिल रही है। बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। जी, मुकेश, आपके पास आना चाहूँगी। इतनी बड़ी उठापटक हो रही थी, कुछ सुखबुगाहट भी ज़रूर हुई होगी और सुनने में ये भी आया था कि इन्होंने अपने कुछ फॉरेन डायरेक्टर्स को भी निकाल दिया था। जी, जून में इनके कुछ 2 फॉरेन डायरेक्टर्स थे, वो अचानक रिज़ाइन कर गए और ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने 2 अपने नए डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर अपॉइंट किए, जिनमें से एक का नाम है संदीप वत्स और दूसरे हैं मिस्टर मिश्रा। उनको अपॉइंट किया, हम लोगों से कोई इंट्रोडक्शन नहीं है उनका। अभी ऑल ऑफ अ सडन आज से 1 हफ्ता पहले हम उन्हें मिले, हम लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। करीबन 300 लोग थे, हम उनके ऑफिस में पहुंचे थे, गुड़गांव ऑफिस में। वहाँ पर उन लोगों ने हमसे बात करने को मना कर दिया। पहले तो जब हम सब ने गुहार लगाई, थोड़ा शोर मचाया, तो उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। जब उन्होंने उनसे बात की गई तो उन्होंने कोई एश्योरेंस नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम तो आज आए हैं, हम आस्किंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो हमारा सवाल उनसे ये था कि आपने एक कंपनी ज्वाइन की है, कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने आज ही ज्वाइन की है। हमने कहा रिकॉर्ड्स तो बता रहे हैं, MC रिकॉर्ड बता रहे हैं आपने जून में ज्वाइन किया है, देन व्हाई यू टेलिंग लाइज टू अस? बट दे हैव गिवन नथिंग टू अस। एट लास्ट उन्होंने ये बोला कि हम तो, हमारी ये 12वीं कंपनी है, हम तो इससे पहले भी बहुत कंपनियां वाइंड अप कर चुके हैं और हम वाकिफ़ हैं आप लोगों से कैसे बात करनी है।
जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कंपनी जिनके साथ इतने सारे वेंडर्स जुड़े हैं, एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, वो अचानक ऑफिस अपना बंद कर देती है, सारा बिजनेस बंद कर देती है, लेकिन उसको सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता है। अब राधिका, अगला कदम क्या रहेगा कि अगर आपको कंपनी कल को ये आके कह देती है कि नहीं, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप नई नौकरी ढूंढ लीजिए, तो ऐसे में अब क्या अगला कदम उठाना चाहेंगे आप? मैम, अगर ऐसा होता है, बेसिकली वैसे अभी भी हम लोग पॉजिटिव है एज एन एम्प्लॉयज़, अभी भी हम लोग सोच रहे हैं कि रिवाइव होगा, हमारी जॉब कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज आई थिंक पॉजिटिविटी इज़ द की फॉर एवरीथिंग। अगर अभी से हम नेगेटिव सोच लेंगे, हाँ अगर होता है तो एटलीस्ट हमें बताया जाए, थोड़ा हमें सैलरीज दे, हमारे नोटिस पीरियड का भी पे आउट करे, बिकॉज मार्केट में इतनी जल्दी। पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि एम्प्लॉइज के साथ ये सरासर नाइंसाफी होती है? क्योंकि आजकल हर दूसरा स्टार्टअप जो होता है वो यही करता है कि कुछ वक्त जो है बिजनेस चलाता है, और अगर बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो एक एम्प्लॉय जिसका पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है वो उसे बाहर निकाल देता है। बट मैम, ये स्टार्टअप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आई थिंक मैं लोगों को देखती हूँ, तो फिर तो 15-20 साल से काम कर रहे हैं। इस कंपनी से और ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए थी कि इतनी जल्दी जो है इस तरह से बिजनेस बंद नहीं करेगी, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है, उन्हें फंडिंग नहीं मिलती है। स्टार्टअप्स के साथ परेशानी ये होती है कि अचानक उनकी इन्वेस्टमेंट अगर खत्म हो जाती है, या वो बहुत ज्यादा दूरदर्शी प्लान लेके नहीं चलते। लेकिन एक कंपनी जो कि इतने लंबे समय से मार्केट में है, उनसे तो ज्यादा उम्मीदें होनी चाहिए थी, तो इस तरह का कदम उठाया गया है। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। अभी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है हमारे, वो मैनेजमेंट बायआउट की बात कर रहे हैं कि एस्ट्रो अपना शेयर बेच दें, दे कैन रिवाइव द बिजनेस अगेन, बट एस्ट्रो एज ए इन्वेस्टर उसके लिए राजी नहीं है। इस वजह से जो लेटर जो गया है उसमें भी यही डिमांड की गई है कि गवर्नमेंट इंटरव्यू करके एमबीओ के लिए इनिशिएट कराए। अब आप लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पर जो है दिन ब दिन जो है ऐसे ही नए नए मामले सामने आते रहते हैं। एक अच्छी कंपनी भी जो है वो ये कर रही है, और स्टार्टअप्स की तो बात आप भूल जाइए, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग की प्रॉब्लम होती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की भी प्रॉब्लम होती है। यस मैम, एक्चुअल में ये हम लोग को लग रहा है कि बहुत छोटा ये स्कैम है, बट मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा स्कैम है। मार्केट के और भी लोग हैं जो कोरियर वाले हैं जो काम करते थे, उन लोगों के बहुत बड़े अकाउंट्स हैं जो अनपेड हैं अभी भी। जी, कुणाल कपूर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी एक वेंडर है। कुणाल, अगला कदम अब आखिरकार आपका क्या होगा? एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लगता लेने की जरूरत है यहाँ पर? जी देखिए, हमने सरकार से पहले ही अनुरोध किया है, सरकार की हर एजेंसी के पास हमारी कंप्लेंट जा चुकी है। हमने सरकार के एक रूलिंग पार्टी के एक सीनियर मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी जी से मिले हैं, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारा केस लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं तपन राय जी का भी हमें आश्वासन है कि इसके कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी ट्विटर पे हमारे कई साथियों को ये आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। इशू केवल इतना है कि एस्ट्रो 98.5% इसका ओनर है इस कंपनी का। एस्ट्रो की जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रॉफिटेबल है, वो इस कंपनी को लॉस मेकिंग बताता है, बट वो वेंडर्स की और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्यूज़ को क्लियर नहीं कर रहा है। ये कंपनी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उनके हिसाब से चलाई जा सकती है। एज अ सेलर हमें नहीं मालूम कि ये चल सकती है कि नहीं चल सकती है, बट एज अ सेलर हमारा तो उम्मीद यही है कि इस कंपनी को बंद नहीं करना चाहिए। कुणाल, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या अब ऐसे वक्त नहीं आ गया कि सरकार को अब एक कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, या कुछ ऐसी गाइडलाइंस बना दी जाए कि कंपनियां जो है अचानक ऐसे बिजनेस बंद नहीं कर सकती हैं, उन्हें एम्प्लॉयज को भी देना पड़ेगा पहले पैसा, उन्हें वेंडर्स के भी सारा अकाउंट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। जी, मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिक्वायरमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके अंडर जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में आके ये कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और जब चाहे निकल जाएं, वो वाला अब बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। एस्ट्रो केस में स्पेसिफिकली बिकॉज वो एयरसेल मैक्सिस स्कैम में भी इनका नाम है, और कई मीडिया हाउसेस की जो आज की डेट में ईडी के इनके चल रहे ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसमें भी एस्ट्रो इन्वॉल्व है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है वो ये है कि एस्ट्रो के जो चेयरमैन हैं आनंद कृष्णन, उनके ये सीबीआई का वारंट है। जब से ये वारंट निकला है तब से एक तरीके से जो 30,000 सेलर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं और जो 4,000 एम्प्लॉय हैं उनको उस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। जो सीबीआई का वारंट इशू, हमारा ये मानना है कि सीबीआई ने जब से वारंट इशू किया है तब से एस्ट्रो अपना मन बना चुका है इंडिया छोड़ने का। उनका एक ईगो टसल है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के साथ, और उस टसल के अंदर आज 4,000 एम्प्लॉयज़ और 30,000 छोटे व्यापारी उसके बीच में फंस चुके हैं। सरकार को हस्तक्षेप करके हमारे इंटरेस्ट को इसमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत